हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे थे और करंट अफेयर्स में हम लोग जनवरी 2024 से लेकर के अभी जो जुलाई चल रहा है वहाँ तक हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारा प्रश्न है। अर्धवार्षिकांक हम लोग देखेंगे। बिहार बीपीसी टीचर, बिहार जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 री एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 70 बीपीएससी और बहुत सारे कंपटीशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं प्रश्नों को। तो देखते हैं हम लोग प्रश्न कहता है कि किस देश को, बहुत इम्पोर्टेंट है यह प्रश्न, पूछा जा रहा है किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश को, कौन ऐसा कंट्री है इन चारों में, ऑप्शन आपके पास भी है, इन चारों में बताइए कौन ऐसा देश है जिसको खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नवाजा गया है। तो आपके लिए आंसर हो जाएगा सी हो जाता है इसका। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह सम्मान जो है भारत को प्राप्त हुआ है। यह सम्मान जो है खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार जो है, यह सम्मान भारत को प्राप्त हुआ है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। देख सकते हैं आप, ये कुछ इम्पॉर्टेंट हम लोग फैक्ट देखते हैं, आपके एग्ज़ाम से संबंधित ही है। भारत को 6 मार्च 2024 को, भारत को 6 मार्च 2024 को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हो सकता है ये सवाल आपसे पूछा जा सके कि खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार कब दिया गया, तो 6 मार्च 2024 को यह भारत को प्राप्त हुआ। कभी कभी बीपीएससी डेट भी पूछता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भारत को यह पुरस्कार इन बीमारियों से निपटने में इसके अनुकरणीय प्रयास के लिए यह सम्मान दिया गया है। वाशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में द मिजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप की ओर से भारत को यह सम्मान प्राप्त हुआ। हो सकता है आपको यह सवाल पूछा जा सकता है कि यह सम्मान भारत को किस तरफ से मिला, तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, है ना, जो अमेरिका में है, और अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय जिसको हम लोग द मिजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप बोलते हैं, इसी के तरफ से भारत को यह सम्मान मिला। आप देख सकते हैं खसरा और रूबेला प्रतिष्ठित जो सम्मान है भारत को प्राप्त हुआ है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन गए। खसरा के बारे में कुछ हम लोग देखते हैं। तो खसरा अत्यधिक या संक्रामक विषाणु जनित रोग हो जाता है। खसरा जो है विषाणु जनित रोग है और यह वैश्विक स्तर पर छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण भी बन जाता है। खसरा एक विषाणु जनित रोग है और यह वैश्विक स्तर पर छोटे बच्चों में होने वाला सबसे गंभीर रोग हो जाता है। रूबेला के बारे में हम लोग देखेंगे। यह एक संक्रामक, आमतौर पर हल्का वायरल संक्रमण वाला डिजीज हो जाता है और यह भी अक्सर बच्चों और युवा वयस्कों में ही होता है। अक्सर अगर हम लोग देखेंगे रूबेला को तो यह अक्सर बच्चों में पूछा जा सकता है कभी कभी, और युवा वयस्कों में होता है। यह रूबेला जो है वायरस के कारण होता है। कभी कभी सवाल ये भी पूछा जा सकता है आपसे साइंस में कि किस वजह से रूबेला जो है होता है ना। तो ये वायरस के कारण रूबेला जो बीमारी है यह फैल जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया। भारत का पहला, कह रहा है भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया। आंसर आपके बी हो जाएंगे, है ना, बी हो जाएगा और ये हो जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाता है। आप देख सकते हैं ये नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाता है विकसित भारत की प्रतिमा। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन किया। हरियाणा सेक्शन का, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो द्वारका एक्सप्रेस है ये दो राज्यों में स्थित हो जाता है, एक हरियाणा और दूसरा दिल्ली हो जाता है। वही सेक्शन कह रहा है कि हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जिसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। कभी कभी हो सकता है ऐसे सवाल पूछे जा सके आपसे, कभी कभी कुल लंबाई भी पूछा जा सकता है, हरियाणा में इसकी कितनी लंबाई है, दिल्ली में इसकी कितनी लंबाई है, जिसमें 18.9 किलोमीटर यह जो एलिवेटेड जो रोड देख रहे हैं वह हरियाणा में स्थित है और शेष 10.1 किलोमीटर जो दिल्ली में है। और यही सवाल जो कभी कभी हो सकता है आपसे पूछा जा सके। कुल लंबाई 29 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है। इसके निर्माण से राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक से क्या मिलेगा? निजात मिलेगा। बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती थी, अब भीड़ थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ पे। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला कहता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे कंट्रोल शहरी एक्सप्रेसवे हो जाता है। कौन सा? एलिवेटेड 8 हो जाएगा। 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और द्वारका एक्सप्रेस कहता है कि यह भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन जो है एक्सेस, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछा जा सके। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला, पूछा जा सकता है आपसे कि भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनाया गया, कहाँ स्थापित किया गया? तो ये सेंटर की स्थापना केरल में किया गया है, केरल में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन हो जाएगा? पहला हवाई अड्डा कौन हो जाता है? कहता है कि डीजी यात्रा शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा पूछा जा रहा है कि हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला कहता है कि पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी इम्पोर्टेंट है हम लोग वन लाइनर में भी, इसी में डिस्कशन में भी देख लेंगे। पहली हाइड्रोजन ईंधन सील बस सेवा का शुरुआत जो है यह प्रारंभ कहाँ किया गया? तो ये लेह में किया जाता है। लेह कहाँ? लद्दाख में। इसको शुरुआत जो है लेह में किया जाता है। चलिए और भी देखते हैं हम लोग, और भी पॉइंट है। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपके केरल में हो जाता है। केरल में भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिशन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, यह पुणे में स्थापित किया जाता है। भारत का पहला क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर लीशा का अनावरण कहाँ किया गया? तो लीशा का अनावरण उड़ीसा में किया जाता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह उड़ीसा टीवी को किया जाता है, उड़ीसा टीवी को किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीशा। आगे भी हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके ऑस्कर से संबंधित है। एकेडमिक अवार्ड्स 2024, एकेडमी अवार्ड्स 2024 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? अक्सर आपसे फिल्म के बारे में पूछता है, एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में पूछता है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अभिनेता का अवार्ड जो है 2024 में कौन जीता? इसका आंसर बी हो जाएगा। किलियन मर्फी यह अवार्ड जीतते हैं। किलियन मर्फी, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे। किलियन मर्फी हो जाएंगे, नहीं है जो ऑस्कर विजेता है 2024 का। एकेडमी अवार्ड्स 2024 जो अभी हुआ है 96वां हुआ है अभी। हो सकता है कभी कभी ये पूछ जाए क्रम में ही कि घोषणा कर दिया गया। लॉस एंजल्स में डॉल्बी थिएटर में इस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। ये भी हो सकता है आपसे पूछिए किस थिएटर में किया, तो डॉल्बी थिएटर में इसका आयोजन किया गया था। और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित ओपेनहाइमर ने
ओपेनहाइमर फिल्म है जिसको ऑस्कर मिला है। ओपेनहाइमर ने इस अवार्ड शो में अपना जलवा बिखेरते हुए 7 अवार्ड अपने नाम किया। कौन सा मूवी है? तो ओपेनहाइमर हो जाएगा। ओपेनहाइमर का निर्देशक कौन है? तो क्रिस्टोफर नोलन हो जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिल्म ओपेनहाइमर के लिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, फिल्म ओपेनहाइमर के लिए किलियन मर्फी को, है ना, किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया मर्फी को। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि 7 अवार्ड इसमें मिला है तो 7 अवार्ड को भी आप चाहें तो देख सकते हैं। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है। बॉर्बी को ओरिजिनल सॉन्ग्स का अवार्ड मिला है। बॉर्बी को ओरिजिनल सॉन्ग्स का अवार्ड मिला है। और व्हाट वाज आई मेड फॉर, गाने के लिए विली एलिश और फिनिश को अवार्ड इससे मिला। और क्रिस्टोफर नोलन को ओपेनहाइमर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्रिस्टोफर नोलन को ओपेनहाइमर मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। और इसी फिल्म के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड इसी को मिला है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। ऑस्कर से अगर प्रश्न पूछता है तो आपसे नहीं छूटेगा। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड हो जाएगा। और यह फिल्म उद्योग में निर्देशकों, अभिनेताओं और लेखकों सहित पेशेवरों की उत्कृष्टता को पहचानने के लिए यह सम्मान दिया जाता है। यह पुरस्कार अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। प्रति वर्ष जो है आयोजित किया जाता है इस ऑस्कर को। यह दुनिया के सबसे पुराने सिनेमा जगत को दिया जाने वाला पुरस्कार समारोह है। सबसे पुराने दिए जाने वाले ये समारोह बताया जा रहा है, ठीक है। और पुरस्कार विजेताओं को सोने की मूर्ति की एक प्रति दी जाती है, सोने की मूर्ति की। और इसी आधिकारिक तौर पर अकादमिक अवार्ड्स मेरिट के रूप में जाना जाता है। और आमतौर पर इसे ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। ऑस्कर के रूप में भी इसको जाना जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। प्रश्न हो जाएगा पाकिस्तान का, है ना, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? 14वें क्रम याद रखना जरूरी है। पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? इसका आंसर बी हो जाएगा। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ ग्रहण किए हैं। और यही है आसिफ अली जरदारी जो आप देख रहे हैं। इनके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हो सकता है, आपसे पूछा जाए, क्रम याद रखना जरूरी है। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया। 14वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया। यह उनका दूसरा कार्यकाल हो जाएगा। और पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा ने उन्हें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की पूर्व और पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति हैं। बेनजीर भुट्टो के ये पति हो जाते हैं। 68 वर्षीय जरदारी को नेशनल असेंबली और सीनेट में 255 वोट मिले हैं, 255 वोट। और शहबाज शरीफ हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। ये दोनों प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जहां से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, हम लोग वहां भी देखते हैं। पद्मा लक्ष्मी, हो सकता है आपसे पूछा जा सके, पद्मा लक्ष्मी यूएनडीपी की सद्भावना दूत बनाई गई है यूएनडीपी की। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है पद्मा लक्ष्मी को। सौम्या स्वामीनाथन जो हैं ये WHO की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बनाई गई हैं। और सुमन कुमारी, अगर देखा जाए सुमन कुमारी, तो ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज हैं। सुमन कुमारी जो हैं यह पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज हो जाती हैं। और जो बाइडेन जो आप जानते हैं यह राष्ट्रपति हैं अमेरिका की, और 46वां राष्ट्रपति हो जाते हैं, 46वां राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं।
चलिए और भी देखते हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे लंबी ट्विन लेन का टनल का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? इसका आंसर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इस ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है। आप देख सकते हैं यही अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो जाता है, टनल ये वाला। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की अपनी एक दिवसीय यात्रा के तहत शेला सुरंग का उद्घाटन किया, जो दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल हो जाता है। यह सुरंग चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तेजपुर से जोड़ती है ना। तेजपुर को तवांग से जोड़ती है, यह तवांग से जोड़ती है यह टनल। सेला सुरंग का निर्माण है 13,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। 13,000 फुट की ऊंचाई पर किया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा इसका निर्माण किया गया। हो सकता है पूछा भी जा सके कि किसके द्वारा इस सुरंग का निर्माण किया गया, तब BRO के द्वारा किया जाता है। BRO के द्वारा, सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर ए हो जाएगा, नीता अंबानी को यह सम्मान दिया गया। यह सम्मान नीता अंबानी को दिया गया है। यही है नीता अंबानी, इन्हीं को यह सम्मान ह्यूमैनिटेरियन जो अवार्ड है नीता अंबानी को दिया जाता है। चलिए आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है यह, अधिकतर ट्रॉफी से सवाल पूछे जाते हैं और संतोष ट्रॉफी से हमेशा पूछा जाता है। 7वीं बार पूछा जा रहा है कि 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता, है ना। 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? आंसर आपका ए हो जाएगा, सेना के द्वारा यह सम्मान जो है प्राप्त हुआ है। संतोष ट्रॉफी जो खिताब है सेना के द्वारा जीता गया है। यही है सेना, इन्हीं के द्वारा यह खिताब जीता गया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 77वां क्रम भी याद रखना जरूरी है। ये 77वां जो है संतोष ट्रॉफी, पूछा भी जा सकता है कि संतोष ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन से खेल में यह अवार्ड दिया जाता है, तो फुटबॉल के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है। यह 77वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के पापम पारे जिले के गोल्डन जुबली स्टेडियम में हुए फाइनल में सेना ने गोवा को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता। देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, इसलिए ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। हो सकता है पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेडियम में ये हुआ, किसी हराकर सेना ने यह खिताब जीती। तो चलिए आगे देखते हैं। विजयी गोल सेना के शकील पीपी ने यह किया और सेना के गोलकीपर शायद बिन अब्दुल कादिर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। प्लेयर ऑफ द मैच इन्हीं को चुना गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक और भी प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? आंसर ए हो जाएगा, नायब सैनी को चुना गया है। नायब सैनी है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री, यही है नायब सैनी। तो चलिए देखते हैं हम लोग, बहुत सारे फैक्ट्स भी और भी देखेंगे, है ना। कहता है कि हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तब ये नायब सैनी है हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। सैनी साल 2014 में नारायणगढ़ से विधायक चुने गए थे और वह साल 2016 में खट्टर कैबिनेट में शामिल हुए थे।
2016 में खट्टर कैबिनेट में शामिल हुए और 2019 में वो कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग सीएम के बारे में देखेंगे। प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो न्यू सीएम ऑफ झारखंड ये चंपई सोरेन बनते हैं। बिहार के नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और ये 9वां बार उन्होंने शपथ ग्रहण किया। राजस्थान के नए जो सीएम हैं उनका नाम भजन लाल शर्मा हो जाएगा। और न्यू सीएम ऑफ मध्य प्रदेश ये मोहन यादव हैं। हो सकता है यह प्रश्न आपसे पूछा जा सके। न्यू सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साई हो जाएंगे। और मिजोरम के जो नए मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है ये भी सवाल आपसे पूछा जा सके, लालडोमा हो जाएंगे। और नए सीएम ऑफ तेलंगाना यहाँ पे देखेंगे रेवंत नाथ रेड्डी हो जाएंगे। और पंजाब का जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड कौन जीता? यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, यशस्वी जायसवाल हो जाते हैं। इन्होंने ही इसका अवार्ड जीता है। ये हो जाएंगे यशस्वी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें। भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार रन बनाने के बाद आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इन्होंने जीता। प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड यही हो सकता है आपसे पूछे। और वहीं फरवरी माह के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को दिया गया। पुरुष में ये हो जाएंगे, ठीक है। और महिला में अगर आपसे पूछता है तो एनाबेल सदरलैंड को दिया जाता है और ये ऑस्ट्रेलियन टीम की है, ऑस्ट्रेलिया की है। चलिए इसी में कुछ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग छोड़ चुके थे उसको। ऑस्कर अवार्ड 2024 से संबंधित है, पूछा जा सकता है आपसे, पूछा जा सकता है 2024 का जो ऑस्कर है किस फिल्म को यह दिया गया, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? तो ओपेनहाइमर को यह दिया गया सम्मान। पूछा जा सकता है कि बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान किसको दिया गया? एम्मा स्टोन को दिया जाता है, एम्मा स्टोन को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को दिया जाता है। और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड जो है ओपेनहाइमर को दिया गया। पूछा जा सकता है कि यह ऑस्कर 2024 में जो दिया गया है वह संस्करण में कितने नंबर पे है या क्रम में कितने नंबर पे है? तो यह 96वां हो जाएगा, 96वां हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना? किसे नियुक्त किया गया है? नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर ए हो जाएगा, एएस राजीव को यह सम्मान दिया जाता है। एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, यही है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और एएस राजीव एक वरिष्ठ बैंकर की तरह कार्य किए हैं और उनके पास 4 प्रमुख बैंकों, सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 38 वर्षों से अधिक का अनुभव उनको प्राप्त है। 38 वर्षों से अधिक का उनको अनुभव प्राप्त है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, कुछ और भी पॉइंट देख लीजिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है और इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। इसकी स्थापना जो है 1964 में किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका करंट, है ना। और भी बहुत सारे करंट है, हम लोग करते रहेंगे इसको, क्योंकि अर्धवार्षिकांक है, बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह मिलेगा और बहुत सारे प्रश्न का रिवाइज। अभी के समय में सिर्फ रिवाइज करिए, रिवाइज के अलावा कुछ भी नहीं। जितना करंट्स है उसको देखने की कोशिश करिए, है ना। और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स अभी बाकी हैं जो आपके सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही बनाया गया है, तो हम लोग उसको तुरंत ही जारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।